हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए और ज्वलंत टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहा हूं। ये टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, जो अभी चर्चा में बना हुआ है। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्री, मेंस तथा इंटरव्यू के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक तथा पूरा देखें। इस टॉपिक पर चर्चा मैं इन बिंदुओं पर करने वाला हूं। ये बिंदु हैं, सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों आया ये टॉपिक, फिर इसकी अवधारणा क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य यानी विश्व में इस तरह की व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित है, अभी इस पर चर्चा क्यों ज़्यादा चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे अगर ये व्यवस्था लागू की जाती है तो, इसके पक्ष में तर्क क्या होंगे यानी सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे अगर इसको लागू किया जाता है तो, इसके विपक्ष में तर्क यानी नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे या चुनौतियां इस पर क्या आएंगी इसके मार्ग में, इसका विरोध क्यों हो रहा है, कुछ दलों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, इसके लिए सरकारी प्रयास क्या क्या हुए हैं या किए जा रहे हैं, और इसको लागू करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपकी जो आगे एग्जाम्स हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चर्चा में क्यों आया। चर्चा में आने के पीछे एक बड़ा कारण है कि 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना की तलाश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति है कोविंद समिति। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने गठित की है। ये 8 सदस्यीय समिति है। इसका पर्पज क्या है, इसको कौन कौन से विषय जांच के लिए दिए गए हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद फिर इसकी अवधारणा क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है एक राष्ट्र एक चुनाव का, उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब होता है कि देश में लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, पंचायतों तथा नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ एक ही समय में कराना, ये है एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब, है ना। लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, पंचायतों तथा नगरीय निकायों के जो चुनाव हैं वो एक साथ एक ही समय में अगर होंगे तो उसको कहा जाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये इसकी धारणा है। फिर इसका इतिहास क्या है, कब कब इसके बारे में विचार हुआ, है ना। तो ये जो धारणा है ये पुरानी धारणा है, यानी ये नया विचार नहीं है, काफ़ी समय से इस पर चर्चा हो रही है। और प्रारंभिक जो 4 आम चुनाव हैं वो इसी के तहत कराए गए थे, एक साथ कराए गए थे, है ना। ये आम चुनाव 1952, 1957, 1962, 1967, ये 4 आम चुनाव जो स्टार्टिंग के हुए हैं वो लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ कराए गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है गड़बड़ स्टार्ट हो गई। लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका बीच में विघटन कर दिया गया या हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो ये तारतम्य था, ये जो सिलसिला था, ये थम गया, रुक गया। स्टार्टिंग के वर्षों में, स्टार्टिंग में जो आम चुनाव हुए थे उसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें जो एक ही दल की हुआ करती थी, यानी कांग्रेस की सरकार केंद्र तथा राज्यों में हुआ करती थी। तो उसमें
और केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत में हुआ करती थी, तो वहां पर लोकसभा भंग होने, विधानसभाओं को भंग करने, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। इसलिए जो है लगातार 4 आम चुनाव में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए गए थे। बाद में क्या हुआ, राज्यों में केंद्र से भिन्न दलों की सरकारें बनने लगी, गठबंधन सरकारें बनने लगी, जिससे जो है बीच में लोकसभा तथा विधानसभाओं को भंग करना पड़ा, मध्यावधि चुनाव हुए। इससे जो है ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सिलसिला था वो थम गया, रुक गया। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1983 में इस तरह के चुनाव कराने की सहमति जताई थी कि इस तरह के चुनाव आगे हो सकते हैं अगर प्रयास किए जाएं तो। लॉ कमीशन ने भी जो है इस पर सहमति व्यक्त की थी, इसका समर्थन किया था। ये कब किया था? 1999, 2015 और 2018 में लॉ कमीशन द्वारा इसका समर्थन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के लगातार वो जो है इसकी वकालत करते आ रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी एक बार बोला था कि चुनाव एक त्योहार की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से त्योहार एक निश्चित समय में होते हैं, कोई त्योहार रोज नहीं मनाया जा सकता है। भाई होली का त्यौहार है, दीपावली के त्यौहार रोज तो मना नहीं सकते, एक समय पर ही मनाया जाता है। वैसे ही उनका कहना था कि जिस तरीके से त्यौहार एक निश्चित समय में मनाए जाते हैं, वैसे ही एक निश्चित समय अंतराल से ही चुनाव संपन्न होने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि चुनाव एक त्योहार की तरह होना चाहिए, है ना। ये बात उनकी महत्वपूर्ण है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है? विश्व में बहुत सारे देशों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। उनमें कुछ खास देशों के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, जर्मनी है, बेल्जियम है, स्पेन है, पोलैंड है, हंगरी है, अल्बानिया है, स्लोवेनिया है। स्वीडन में जो है ये व्यवस्था भी हाल ही में स्टार्ट हुई है, उसने इसको अपनाया हुआ है। इसके बाद आगे इस पर चर्चा अभी क्यों हो रही है? पहले इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन अभी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि अभी से लेकर के दिसंबर 2024 तक लोकसभा तथा 12 राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव होने हैं। इतने सारे चुनाव होने हैं, तो जो है अभी चर्चा इस पर की जा रही है, बहुत गर्म है। कब कब कहाँ चुनाव होना है, इसका पूरा ब्यौरा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर 2023 में 5 राज्यों के चुनाव होने, उसमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में जो चुनाव होने हैं वो अभी नवंबर दिसंबर 2023 में होना। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है। मई 2024 में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश के चुनाव होना है। दिसंबर 2024 में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव होना है। तो इस तरीके से टोटल 12 स्टेट हैं जहां पर विधानसभाओं के चुनाव होना है और बीच में लोकसभा के चुनाव होना है 2024 में। तो ये वजह है कि अभी ये जो है मुद्दा जो है ज़्यादा गर्म है। इसके बाद आगे आता है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या क्या परिवर्तन किए जाने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने 2 हिस्सों में इसको बांट करके बताया हुआ है। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और कुछ नियम तथा कानूनों में भी संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के कुछ अनुच्छेद यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहाँ पर चेंज करना पड़ सकता है। उसमें अनुच्छेद 83 है, इसमें लोकसभा का कार्यकाल बताया गया है जो 5 वर्ष होता है। अगर इसमें कुछ फेरबदल करना है तो संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85, इसमें राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन का अधिकार दिया गया। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा
लोकसभा के विघटन का अधिकार है। ये बात आर्टिकल 85 में कही गई। इसी तरीके से 172 में विधानसभा का कार्यकाल बताया गया है, ये भी 5 वर्ष होता है। इसमें अगर कुछ भी फेरबदल करना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 174 में राज्यपाल को विधानसभा के विघटन का अधिकार दिया गया है। इसमें वही लिखा हुआ है जैसा राष्ट्रपति के लिए लिखा हुआ है 85 आर्टिकल में। इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा के विघटन का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 174 में कहा गया है। 356 जो अनुच्छेद है उसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गई है। तो इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये फेरबदल करके ही वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके साथ साथ संविधान में संशोधन के साथ साथ कुछ नियम जो कानून है, विधि है, अधिनियम है, उनमें भी चेंज करना जरूरी है। जैसे मेन है इसमें जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, है ना। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की जो धारा 2 है उसमें परिभाषाएं बताई गई हैं। जो भी अधिनियम होते हैं ज़्यादातर उसकी जो धारा 2 होती है उसमें परिभाषाएं बताई जाती हैं। तो उसमें एक नई परिभाषा जोड़नी पड़ेगी, वो है एक राष्ट्र एक चुनाव की। अभी उसमें जो ये परिभाषा नहीं दी गई है तो नया वर्ड जोड़ करके उसको परिभाषित करना पड़ेगा। इसके अलावा यही जो कानून है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की जो धारा 14-15 है इसमें निर्धारित अवधि यानी 5 वर्ष में चुनाव कराने की बाध्यता बताई गई है। तो इसमें भी फेरबदल करना पड़ेगा। संसद की जो कार्रवाई है उसके लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं, उन नियमों में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये जो है मैंने बताया है कि कहां कहां परिवर्तन करना पड़ेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है। तो इसके आगे है अगर लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल कम करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता है। इनको भंग करके कार्यकाल कम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मध्यावधि चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना। लोकसभा तथा विधानसभाओं को भंग करके उनका कार्यकाल कम किया जा सकता है, लेकिन अगर उनका कार्यकाल बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। एक ऐसी परिस्थिति है जब बिना संविधान संशोधन कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात एक ऐसी अवस्था है, ऐसी परिस्थिति है जब बिना संविधान संशोधन के लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाता है। तो ये है परिवर्तन जो किए जाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पक्ष में तर्क, इसके क्या होंगे, यानी इससे क्या फायदा हमें होगा, क्या लाभ होगा। तो उसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो चुनावी खर्च का होगा, है ना। चुनाव में बहुत सारा खर्च हो जाता है, तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो चुनाव का जो खर्च है वो 1/4 रह जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अभी एक अनुमान है 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें 1 लाख करोड़ का खर्च आने वाला है, ऐसा एक अनुमान है। तो मान लीजिए अभी अगर ये व्यवस्था लागू हो गई, जो संभव नहीं है अभी इतनी जल्दी, लेकिन अगर लागू हो गई तो 1 लाख करोड़ में का जो खर्च है उसका 1/4 खर्च ही जो है इसमें लगेगा। तो बहुत बचत हो जाएगी पैसे की, है ना। जो जनता का धन है वो जो है व्यर्थ जो खर्च हो जाता है उसमें काफ़ी बचत हो जाएगी। इसके अलावा बार बार चुनाव होते हैं, उससे आचार संहिता लगती है। आचार संहिता लगने से विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, तो वो जो है नहीं होंगे, है ना। चुनाव के लिए बार बार आचार संहिता लागू होती है जिससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे, है ना। जैसी चुनाव आचार संहिता लगती है काम सारे रुक जाते हैं, कोई नया काम स्टार्ट नहीं होता है, पुराने काम जो चल रहे होते हैं वो भी जो है कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। तो इससे जो विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, एक साथ चुनाव कराने से ये प्रॉब्लम नहीं आई। सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों को चुनाव के लिए बार बार तैनात नहीं करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। इसके बाद आगे आता है
काले धन तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे जो मतदाता है वो सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर परख सकेंगे, उसकी जांच कर सकेंगे, देख सकेंगे, है ना। 5 वर्षों में एक बार चुनाव होने से निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा अर्धसैनिक बलों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसके आगे है लॉ कमीशन का एक अनुमान है, उसने ये कहा है कि चुनाव अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। तो ये लॉ कमीशन ने ऐसा कहा है। तो ये पक्ष में तर्क हो जाते हैं। अब विपक्ष में तर्क भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं इसके मार्ग में। तो चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है उसको समान रखना, है ना, उसको समन्वित करने की एक बड़ी चुनौती इसमें मानी जाती है। इसे राज्य विधानसभाओं कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित करने की एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विधानसभाओं कार्यकाल घटाने तथा बढ़ाने होंगे। इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और देश का संघीय ढांचा जो है इससे प्रभावित हो जाएगा। ये सही नहीं है, ऐसा मानना है। संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा अगर किया जाता है तो इससे जो है संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखित नहीं है इस तरह का। इसके अलावा अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया है ना। ये आर्टिकल जो है 83 है, 85 है, 172 है, 174 है, 356 है, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। और इसमें से कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी जरूरी होगा, जो एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। ये भी मैंने बताया हुआ है। अभी जनप्रतिनिधि कानून जो 1951 है, इसमें संशोधन करके धारा 2 में एक साथ चुनाव कराने की परिभाषा जोड़नी पड़ेगी। बीच में अगर लोकसभा तथा विधानसभाएं भंग हो जाती हैं तो मध्यावधि चुनाव होंगे, और इस कारण से फिर एक साथ चुनाव कराने की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। एक साथ चुनाव कराने से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके आगे क्षेत्रीय मुद्दे छोटे हो जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, और उनको उठाने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, उनको नहीं उठाया नहीं जा सकेगा। एक साथ चुनाव कराने से बड़ी मात्रा में ईवीएम की आवश्यकता होगी और अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों की तैनाती करना पड़ेगी। मतलब इतनी ईवीएम एक साथ बनवाना बहुत मुश्किल का काम होता है, खर्च भी इसमें ज़्यादा आएगा, है ना। तो और एक साथ बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे अधिकारी, अर्धसैनिक बल, उनकी तैनाती करना पड़ेगी, सुरक्षा बलों की तैनाती करना पड़ेगी, जो बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन काम है। इसके अलावा भारत एक विशाल राष्ट्र है, यहाँ पर एक साथ चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं जहाँ पर ये व्यवस्था चल रही, उनमें इंडोनेशिया ही एक ऐसा राष्ट्र है जो बड़ा है। बाकी छोटे मोटे राष्ट्र हैं, छोटे मोटे राष्ट्रों में एक साथ चुनाव कराना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है, लेकिन बड़े राष्ट्रों में एक साथ चुनाव कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तो विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो विश्व में जहाँ पर ये व्यवस्था चल रही है उनमें बड़ा राष्ट्र इंडोनेशिया है और दक्षिण अफ्रीका भी है, बाकी छोटे राष्ट्र हैं, है ना। तो ये इस तरीके से इसके विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। अब विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस का कहना है कि ये जो है संघीय ढांचे के खिलाफ है ना। उन्होंने कहा है कि ये जो व्यवस्था है ये भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ। कई दल जो है लोकतंत्र के खिलाफ इसको कह रहे हैं। आप पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह एक देश एक शिक्षा तथा एक देश एक स्वास्थ्य को लागू किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्षेत्रीय दल है उनको आशंका है कि राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाएंगे, स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको मजबूती से वो नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा ऐसा कहना है कि चुनाव खर्च के मामले में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी उनका कहना है ना।
एक स्टडी कहती है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो 77% संभावना होती है कि वोटर एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनता है जो बड़ा दल होता है ना। 77% ये संभावना व्यक्त की गई है, एक स्टडी ऐसा कहती है। तो ये विरोध के कारण मैंने बताए हैं। अब सरकारी प्रयास क्या है, सरकार क्या इस दिशा में प्रयास कर रही है या किया है सरकार ने प्रयास, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो विधि आयोग ने 2018 में एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए जो कानून है उनमें परिवर्तन की सिफारिश की थी कि ये कानून जो है इनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 1 सितंबर 2023 को भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उसका समय है 1 सितंबर 2023। ये 8 सदस्यीय समिति है। इसके अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद हैं। इसमें जो सदस्य हैं उसमें अमित शाह हैं जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये रहे हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप ये लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, संजय कोठारी ये जो है मुख्य सदस्यता आयुक्त रह चुके हैं। तो इस तरीके से ये 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री, इसके जो सचिव हैं वो डॉक्टर नितेन चंद विधि विभाग के सचिव ये हैं। तो ये जो है इसका संगठन है जिसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य डिसाइड किया गया है वो है देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की तलाश करना। जांच के विषय जो इसको दिए गए हैं उसमें एक साथ चुनाव के लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी है इसकी जांच करना, है ना। एक साथ चुनाव के लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी है इसकी जांच करना। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता की जांच करना, संविधान संशोधन कहाँ करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा इसकी जांच करना। संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता की सिफारिश करना। एक चुनाव के लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 व अन्य नियमों में संशोधन की जांच व उसकी सिफारिश करना। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। एक साथ चुनाव संभव न होने की स्थिति में उसका विकल्प सुझाना। एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद ये चक्र ना टूटे, ये तारतम्य ना टूटे, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन करना, है ना। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, कितनी ईवीएम लगेंगी, है ना, कितना वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इसका आकलन करना। पंचायतों से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एक वोटर आईडी तथा एकल वोटर आईडी व एकल वोटर लिस्ट बनाए जाने की सिफारिश करना। तो ये जो है इसको जांच करने के विषय दिए गए हैं। इसके अलावा 18 से 22 सितंबर 2023 को होने वाले जो विशेष सत्र हैं, जो विशेष सत्र होने वाला है वहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है ना। एक विशेष सत्र जो है आयोजित होगा जिसका समय है 18 से 22 सितंबर 2023। उस सत्र में इस विषय पर चर्चा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए राजनीतिक दलों, संविधान तथा विधि विशेषज्ञों से व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसके लिए जनता का समर्थन लेना बहुत जरूरी है। जनता के बिना समर्थन की व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। इसको लागू करते समय इसका ध्यान रखना जरूरी है कि भारत का संघीय ढांचा प्रभावित ना हो। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना इस व्यवस्था को लागू
किया जाना चाहिए, यानी इस व्यवस्था को लागू करने में संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो और भारत का संघीय ढांचा भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं, संबंधित प्रश्न क्या होंगे? भारत में किन वर्षों में लोकसभा तथा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए गए? एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था किन देशों में प्रचलित है? एक राष्ट्र चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों में परिवर्तन करना जरूरी होगा, संशोधन करना जरूरी होगा, है ना? फिर एक राष्ट्र चुनाव की व्यवस्था लागू करने से देश को क्या फायदा होगा, उसका वर्णन करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के मार्ग में क्या क्या बाधाएं या चुनौतियां हैं। इसके बाद इसमें निबंध इस टॉपिक पर पूछ सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार। तो इस तरीके से जो है ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं कुछ नए ज्वलंत टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।